हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम पीवाईक्यू एनालिसिस का एक इंडियन इकोनॉमी 2018 का पेपर। जैसे कि हम आपने हमारे पहले की पूरी प्लेलिस्ट देखी होगी, तो ये है कि हमने एक प्रीलिम्स के पीवाईक्यू की पूरी सीरीज लाए हैं जिसके अंदर हम 2013 से 2024 तक में सब्जेक्ट वाइज जो जो क्वेश्चन आए उन सब का एक डिटेल एनालिसिस किया है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which one of the following best describes the term merchant discount rate sometimes seen in news? कि इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। राइट, तो यहाँ पे मर्चेंट का हमें मतलब पता है कि क्या होता है कि जब मैं कोई एक शॉपकीपर से कोई चीज़ परचेज करता हूँ तो शॉपकीपर एक मर्चेंट होता है। राइट, अब यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन करना है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्काउंट रेट। तो स्टूडेंट यूजुअली डिस्काउंट रेट को सेल वाला डिस्काउंट समझ लेते हैं, बट दैट इज नॉट अ डिस्काउंट रेट। यहाँ पे जो डिस्काउंट है उसका मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके का फी है, यानी कि पैसा लिया जा रहा है आपसे, एक तरीके का आपसे फी चार्ज किया जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं इज ऑल्सो नोन एज डिडक्शन। अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट के ये सेंस में हम इकोनॉमिक सेंस में इसको कह सकते हैं दैट इज ट्रांजैक्शन फी, कि ये एक तरीके का ट्रांजैक्शन फी है, या फिर हम इसको एज अ सर्विस चार्ज भी कह सकते हैं। राइट, सो दैट मीन्स कि मर्चेंट से डिडक्शन लिया जा रहा है, मर्चेंट से ट्रांजैक्शन फी ली जा रही है, यानी कि या तो उससे सर्विस चार्ज लिया जा रहा है। अभी यूजुअली कब होता है कि जब हम कोई भी मॉल में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, हम कुछ चीज परचेज करते हैं, तो आपको पता होगा कि जो मर्चेंट है उसके पास एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है जिसके अंदर या तो क्यूआर कोड दिया होता है जिसको हम स्कैन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां पे मेरा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को मैं स्वाइप करता हूं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वो मर्चेंट है जहां पे हमने स्वाइप किया है वो उसकी सर्विस नहीं है, वो सर्विस बैंक से लेता है। तो आपने देखा होगा कि वो जो मशीन है वो मशीन के ऊपर या तो कोई बैंक का नाम लिखा होगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, या कोई और तरीके का पेमेंट गेटवे का नाम लिखा होगा। राइट, पेमेंट गेटवे का नाम लिखा होगा। तो दैट मीन्स कि जब जब उस पर डेबिट कार्ड स्वाइप होगा या क्रेडिट कार्ड स्वाइप होगा तो वो एक ट्रांजैक्शन होगा जिसके अंदर कस्टमर के अकाउंट में से पैसे कटेंगे। राइट, एंड ऑन द सिमिलरली कि जो मर्चेंट होगा, मर्चेंट को भी एक डिडक्शन देना पड़ेगा, एक ट्रांजैक्शन फी देनी पड़ेगी। किसको? जिसकी पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, यानी कि जिसने या तो बैंक की है या कोई पेमेंट गेटवे की है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब इसमें से अगर हम समझते हैं तो ये क्या है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है द इंसेंटिव गिवन बाय अ बैंक टू द मर्चेंट, कि यहां पे बैंक जो है मर्चेंट को इंसेंटिव दे रही है। दैट इज इनकरेक्ट, उल्टा है कि जो मर्चेंट होता है वो बैंक को पैसा दे रहा है। सेकंड है the amount paid by the banks to their customers when they use debit cards for financial transactions for purchasing goods and services, that is also incorrect, कि यहां पे customers का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, the charge to a merchant by a bank for accepting payment from his customers through banks debit cards, so that is right, यानी कि यहां पे ऑप्शन सी is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लेवी इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय नॉन रेसिडेंट एंटिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। अब यहां पे तीन कीवर्ड है। पहला कीवर्ड क्या है? इक्वलाइजेशन टैक्स। सेकेंड कीवर्ड है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, और थर्ड कीवर्ड है दैट इज नॉन रेसिडेंट एंटिटीज। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझते हैं, वन बाय वन। अगर हम समझते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इक्वलाइजेशन लेवी है उसका मतलब क्या होता है। इक्वलाइजेशन लेवी का मतलब ये होता है कि जब एक पर्टिकुलर, लेट्स से एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वो एक अपना एड रन करना चाहता है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहां पे इंडियन रेस्टोरेंट ने एक एड रन किया है। किस पे एड रन किया है? गूगल एड्स पे।
ठीक है। और जो दूसरी चीज यहाँ पे समझने की बात है कि जो गूगल एड्स है ये किसका फीचर है, ये कंपनी है नेम्ड एज गूगल जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। ओके, तो यहां पे हमें ये देखना है कि इंडियन रेस्टोरेंट ने गूगल एड चालू किया है जिसके अंदर उसके रेस्टोरेंट का मेन्यू या उसका एक पर्टिकुलर डिश जो सबसे फेमस होगी या बेस्ट डिश होगी वो उसको दिखाया जाएगा। अब ये किसको दिखाया जाएगा, ये इंडियन कस्टमर्स को दिखाया जाएगा। इंडियन कस्टमर्स में यानी कि जो जो भी गूगल क्रोम यूज करेगा उसको एक गूगल एड दिखाई देगा एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का। यानी कि ये गूगल एड जो चालू करवाया था इंडियन रेस्टोरेंट ने वो दिखाया किसको जा रहा है, वो इंडियन कस्टमर्स को दिखाया जा रहा है। दैट मीन्स कि ये इंडियन रेस्टोरेंट गूगल की सर्विस यूज कर रहा है। ओके, तो जब ये गूगल की सर्विस यूज करेगा तो ये पर्टिकुलरली क्या कर रहा है, ये इंडियन रेस्टोरेंट ये गूगल को पे करेगा, यानी कि ये यहां पे पैसा देगा। यानी कि ये गूगल ऐड का क्या हो रहा है, इसकी इनकम हो रही है। अब जब भी आपकी इनकम होगी तो उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। कि जब भी आपकी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। दैट मीन्स कि यहां पे गूगल क्या कर रहा है, गूगल एक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहा है जिसके बेसिस पे ये पैसा कमा रहा है और ये पैसे पे टैक्स लगाया जा रहा है। और ये टैक्स को कहा जाता है इक्वलाइजेशन लेवी। ओके, तो हमें ये मतलब समझ आ गया कि इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है। अब अगर हम इसको और बेटर तरीके से समझते हैं कि जो इक्वलाइजेशन लेवी है, स्टूडेंट मेजरली कंफ्यूज होते हैं दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वेयर एज दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016। यानी कि ये फाइनेंस एक्ट का पार्ट है, ये इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, सो दैट मीन्स हमने ये देख लिया कि जो इक्वलाइजेशन लेवी है जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के लिए पे किया जाता है, जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, एंड वो एक फाइनेंस एक्ट का पार्ट होता है। अब जो दूसरा फीचर है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जैसे ये आप क्वेश्चन का जो सेकंड स्टेटमेंट रीड करोगे उसके अंदर बोला गया है कि ये जो नॉन रेसिडेंट एंटिटी है यानी कि जो गूगल है जो नॉन रेसिडेंट है यानी कि वो यूएसए का है ना। दैट मींस हमने क्या समझा कि गूगल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज ऑफ यूएसए, इसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। तो ये इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट कंपनी हो गई कि ये इंडिया की कंपनी नहीं है, ये बाहर की कंपनी है। तो जो नॉन रेसिडेंट एंटिटी है दैट ऑफर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, जो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज देती है इन इंडिया, can claim tax credit in their home country under the double taxation avoidance agreement। यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का यहां पे बात की गई है। तो अगर हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अगर रिकॉल करते हैं कि ये क्या होता है, तो हमने ये कई बार न्यूज में सुना हुआ है कि इंडिया कई सारी कंट्रीज लाइक लेट्स से हम सिंगापुर के साथ बात करते हैं, हम अगर सिंगापुर को एग्जाम्पल लेते हैं तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसको कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी है, लेट्स से एक सिंगापुर की कंपनी है जिसका नाम है एबीसी कंपनी। अब एबीसी कंपनी सिंगापुर में काम कर रही है, वो उसके ऊपर इसको इनकम अर्न करती है और ये इनकम के ऊपर वो टैक्स पे करेगी, किसको, सिंगापुर की कंपनी को टैक्स पे करती है। अब सेकंड सिनेरियो ये होता है कि ये एबीसी कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी सर्विसेज इंडिया में भी है। अब वो इंडिया में सर्विसेज दे रही है और इंडियन से वो इनकम अर्न कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि आपने पैसा इंडिया से कमाया है तो टैक्स भी आप इंडिया को ही दो। लेकिन एबीसी कंपनी ने बोला कि मैं सिंगापुर रजिस्टर्ड कंपनी हूं और आपका और सिंगापुर का एक एग्रीमेंट साइन हुआ दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसके तहत मेरे को दोनों जगह पे टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। बट ये इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो इसके अंडर कवर नहीं होता है। रिमेंबर, इक्वलाइजेशन टैक्स कैन नॉट बी कवर्ड अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये अलग है, इक्वलाइजेशन लेवी अलग है। तो यही चीज यहां पे कंफ्यूज करने के लिए पूछी गई है। जैसे अगर हम दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो जो पहला स्टेटमेंट उसके अंदर कहा गया है कि जो इक्वलाइजेशन लेवी है इट वाज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज इनकरेक्ट, ये फाइनेंस एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था। सेकंड बताया गया है that non-resident entities that offer advertisement services in India can claim a tax credit in their home country under the double taxation avoidance agreements, that is also incorrect कि वो equalization levy को DTAA में cover नहीं कर सकते। So both the statements are incorrect, hence option D
neither one nor two is correct. The next question है, consider the following statement. This is a simple question कि the quantity of imported edible oils is more than the domestic production of edible oils in the last 5 years. That is right कि हमारा import ज़्यादा है as compared to our production. Second है that government does not impose any customs duty on all imported edible oils as a special case. Now this is an extreme statement क्योंकि यहाँ पे बोला गया है any कि कोई भी तरीके का कस्टम ड्यूटीज नहीं आता है जब स्पेशल केसेस होते हैं. सो दैट इज इनकरेक्ट. सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, वन ओनली. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया. कि सभी एटीएम्स को कौन लिंक करता है इंडिया में. तो इंडियन बैंक एसोसिएशन नो, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड नो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यस, आरबीआई नो. सो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सभी को लिंक करता है. नेक्स्ट है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जैसे हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, इस पर पहले भी यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है, हमने पीवाईक्यू में ये देखा भी है. तो इसके अंदर सिंपल सा सवाल मतलब कॉन्सेप्ट ये है कैपिटल एडिक्वेसी का कि मान लीजिए कि एक बैंक है, वो बैंक के पास 100 रुपीज़ का डिपॉजिट आया है. तो इसमें से 100 में से वो 50 रुपीज़, जस्ट हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं कि 50 रुपीज़ वो लोन दे देगी और जो 50 रुपीज़ है वो अपने पास रिजर्व रखेगी. ये 50 रुपीज़ क्यों रिजर्व रखा है? क्योंकि इन केस अगर ये 50 रुपये जो लोन दिए वो वापस नहीं आते हैं तो सो दैट मीन्स कि ये अपना ड्यू पे नहीं कर पाएगा. देयर इज नो रीपेमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट. तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि आरबीआई कहता है कि आपको 50 रुपए का रिजर्व रखना ही पड़ेगा, राइट. तो उसके बेसिस पे अगर हम स्टेट मतलब ये रिजर्व को फिर वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहा जाता है इन लेमन लैंग्वेज अगर हम कहते हैं. तो अगर हम वापस स्टेटमेंट पढ़ते हैं दैट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस that banks incur if the account holders fail to repay dues. That is correct. So first statement is correct. Now second, the capital adequacy ratio is decided by each individual bank. That is incorrect. ये बैंक नहीं करती, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है. तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली इज द करेक्ट आंसर. Next है the Food Safety and Standard Act 2006 replaced the Prevention of Food Adulteration Act 1954. It's a factual information, that is correct. Second है the Food Safety and Standard Authority of India is under the charge of Director General of Health Services in the Union Ministry of Health and Family Welfare. That is incorrect. Even though जो Food Safety and Standard Authority of India ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है, लेकिन यहाँ पे कोई भी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर नहीं है, यानी कि ये मिनिस्ट्री के अंदर एक इंडिपेंडेंटली वर्क करती है. तो उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन ए, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस मेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर जो भी प्रोविजंस बनाए थे इसमें से कंसिडर करिए. तो इसके अंदर पहला है द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रेड्स. नाउ ओनली इज एन एक्सट्रीम वर्ड, तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके अंदर बीपीएल के अलावा और भी कई सारे लोग हैं जो इसका पार्ट होते हैं. सेकेंड है द एल्डेस्ट वुमेन in a household of age 18 years of above shall be the head of the household for the purpose of the issuance of ration card. That is correct कि यहाँ पे सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट को ज्यादा कॉन्सेप्ट किया है. देन थर्ड है that pregnant women and lactating mothers are entitled to a take home ration of 1600 calories per day during pregnancy and for 6 months thereafter. यानी कि ये पर्टिकुलर एक्ट में ये प्रोविजन है कि वुमेन को टेक होम राशन एंटाइटल है, लेकिन सरकार ने कोई 1600 कैलोरीज का मेंशन किया ही नहीं है कि 1600 कैलोरीज हर दिन दी जाएगी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है. तो उसके अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली.
नेक्स्ट है इंडिया इनेक्टेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस टू, कि किसके ऑब्लिगेशंस को कंप्लाई करने के लिए इंडिया ने ये एक्ट इनेक्ट किया था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नो, आईएमएफ नो, यूएन सैड नो, डब्ल्यूटीओ यस, कि डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट है दैट इज ट्रिप्स। उसके अंदर कई सारी चीजें आई थी, फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क के बारे में बोला गया था कि ट्रेडमार्क को रिकॉग्नाइज करना है, पेटेंट को रिकॉग्नाइज करना है, एंड थर्ड था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये तीनों चीज़ें ट्रिप्स का पार्ट थी एंड वही चीज़ इंडिया ने ये तीनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया है। नेक्स्ट है, ये न्यूज़ में बहुत आया था, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन है। ये दो कन्वेंशन है 180 एंड 182, सॉरी 138 एंड 182, दीज आर रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। इट्स द डायरेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। The next is which of the following is or are aim or aims of the Digital India Plan? कि डिजिटल इंडिया का प्लान क्या था कि हमारे जो भी हाउस होल्ड्स है उन सबको डिजिटली कनेक्ट करना है, यानी कि हाउस में दोनों आ जाएंगे, हमारे अर्बन एरियाज वाले भी आ जाएंगे एंड रूरल एरिया भी आ जाएंगे, उन सबको डिजिटली कनेक्ट करना है। तो ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव था। अब उसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं दैट फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें चाइना को हराने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सेकेंड है एस्टैब्लिश अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दैट कलेक्ट बिग डेटा टू बिल्ड देयर लार्ज डेटा सेंटर्स विद इन आवर नेशनल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सरकार एमएनसीज को डेटा देना ही नहीं चाहती है, और इसके अंदर बोला है कि सरकार एमएनसीज को डेटा देने के लिए डिजिटल इंडिया लेके आए हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड है कनेक्ट मैनी ऑफ आवर विलेजेस टू इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मैनी ऑफ आवर स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर्स, दैट इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 3 ओनली। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। यहां पे दो कीवर्ड है। पहला है जैसे हमें पता है कि जीडीपी का मतलब क्या है, दैट द टोटल नंबर, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, कि इंडिया में जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिटीजनशिप, वो इंडियन कंपनी ने किया है या फॉरेन कंपनी ने किया है, वो जीडीपी कहलाता है। वेरे जीएनपी में क्या हो जाता है कि द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय इंडियंस इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, यानी कि टाटा जो इंडिया में है, टाटा जो यूके में है, दोनों ही इंडियन कंपनी कितना प्रोडक्शन कर रही है वो सब हमारा जीएनपी के अंदर आता है। कहने का मतलब ऐसा है कि दोनों का मतलब क्या है कि दोनों के हम क्वांटिटी बढ़ रही है हमारी, राइट, कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है और द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े जा रही है, तो उसका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। सो दोनों का मतलब ये है। अब जो सेकंड टर्म है दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है ना, डेवलपमेंट में दोनों चीज आ जाती है कि हमारे क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है हमारी कंट्री में, और इसके साथ हमारी कंट्री में क्वालिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो जब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंक्रीज होगी तब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जीडीपी जीएनपी के साथ हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होना चाहिए, तब जाके हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वरना हमारा सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर यहां पे रियल जीएनपी इंक्रीज होगा बट इट डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ यानी कि कब ऐसा होगा कि जीएनपी भले इंक्रीज हो रहा है बट इसका मतलब ये नहीं है कि हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। देयर इज अ डिफरेंस कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी। ऐसा कब होगा? जब इंडस्ट्रियल आउटपुट fails to keep pace with the agriculture output, that is incorrect.
कि जब इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर आउटपुट के बीच में कोई भी सिमिलैरिटी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से वो रिलेटेड नहीं है। सेकेंड है that agriculture output fails to keep pace with the industrial output, that is also incorrect, कि इसके अंदर कोई कोरिलेशन नहीं है। थर्ड है the poverty and unemployment increases, that is right, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पार्ट हो गया कि आपने क्वांटिटी तो इंक्रीज कर ली, आपने इकोनॉमिक ग्रोथ तो ले आया, बट वो ग्रोथ को डेवलपमेंट में कब लाओगे? जब वहां पे पॉवर्टी हट जाएगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, तो ही वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। वरना आपका भले ही जीएनपी बढ़ गया है बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक, कि अगर सरकार कोई भी एक तरीके की कमोडिटी फ्री में दे रही है, लेट्स से मैं ले रहा हूं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉफी, कि सरकार कॉफी फ्री में दे रही है गरीबों को इन द सेंस कि वो दे रही है बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग हैं उन सबको चाय कॉफी या फिर हम कह रहे हैं कोई भी तरीके का अनाज फ्री में दे रहा है, ठीक है। अब दैट मीन्स कि जो कॉफी जो ले रहे हैं वो दो तरीके के लोग ले रहे हैं, एक तो अबाव पॉवर्टी लाइन वाले लेंगे कॉफी और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले भी कॉफी ले रहे हैं। अब डिफरेंस ये है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं उनको ये जो कॉफी मिल रहा है ये फ्री में मिल रहा है, और अबव पॉवर्टी लाइन वालों को ये कॉफी का पैसा देना पड़ रहा है, उनको कॉस्ट लग रहा है। तो हो क्या रहा है कि जो फ्री में कॉफी मिल रहा है उससे क्या हो रहा है कि कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जा रही है। अब जब कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा? प्राइस बढ़ जाएगा। दैट इज द वन सिनेरियो। अब सेकेंड सिनेरियो ये हो जाता है कि सरकार कॉफी फ्री में बांट रही है। दैट मीन्स कि सरकार कॉफी किसी से खरीद रही है और फिर वो गरीबों को दे रही है। अब सरकार किसी से खरीद रही है तो बदले में सरकार को पैसा देना पड़ रहा है, और सरकार के पास पैसा कहां से आ रहा है? सरकार को पैसा कौन दे रहा है? सरकार को पैसा दे रहे हैं जो अबव पॉवर्टी लाइन लोग हैं, यानी कि हम टैक्स दे रहे हैं सरकार को, वो टैक्स से सरकार अपना फंड बना रहा है, वो फंड से सरकार कॉफी खरीद रहा है और वो फिर फ्री में बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को बेच रहा है। सो दैट मीन्स कि यहां पे क्या हो रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो किसके लिए है? वो अबव पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दैट मीन्स कि ये कह रहे हैं कि हम जो टैक्स दे रहे हैं सरकार को, वो सरकार उस टैक्स से या तो रोड बनाएगा या ब्रिज बनाएगा या फिर वो फ्री में कॉफी देगा। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि जब बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को फ्री में कॉफी मिल रही है तो उससे अबव पॉवर्टी लाइन लोगों को क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि टैक्स मनी यूज हो रहा है। दूसरा सिनेरियो मैं बोल रहा हूं कि अगर सरकार टैक्स मनी यूज करके रोड बना रही है तो अबव पॉवर्टी लाइन लोगों को क्या फायदा होने वाला है? मतलब जब रोड बनेगी तो इनको ज्यादा फायदा होगा ना, कॉफी ये फ्री में किसी और को बांट रहे उससे फायदा नहीं होगा। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे फोकस किया जा रहा है। जैसे यहां पे बोला गया है इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, ये भी बिल्कुल नहीं है, वो इग्नोर नहीं है। बट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को फ्री में कॉफी मिल रही है, सो दोज आर द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट, टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट से हट के टैक्स पेइंग पब्लिक पे आ गया, क्योंकि सरकार वो टैक्स मनी यूज कर रही है टू प्रोवाइड फ्री प्रोडक्ट्स, कि जो फ्री में लोगों को पैसा दिया जा रहा है या कॉफी दी जा रही है, चावल दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है, वो टैक्स पेयर का पैसा यूज करके ही खरीदा जा रहा है। सो दैट मीन्स कि यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका है? टैक्स पेइंग पब्लिक का है। जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया है। सो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट है consider the following statement that human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enables। now human capital का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक नॉर्मल ह्यूमन है, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूं, ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन हूं, मैं कैपिटल कब बनूंगा?
जब मेरे अंदर कुछ चीजें आ जाएगी, लेट्स से मेरे में नॉलेज आ गया, मेरे में स्किल्स आ गई, अब क्या हो गया, मैं कैपिटल बन गया। अब मैं कहीं पे भी जॉब करूंगा तो वो मेरे को ऐसे कैपिटल के जैसे यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉलेज भी है और मेरे पास स्किल भी है। अब अगर इसमें मैं और ज्यादा ऐड ऑन कर दूं, मैं इसको एक्सपीरियंस दे दूं अपने काम का, तो ये और ज्यादा वैल्यूएबल हो गया। ठीक है, so that means कि human capital as a concept is better explained in the terms of a process which enables the individuals of a country to accumulate more capital. That is right, कि आप ज्यादा से ज्यादा कैपिटल accumulate करते हो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। Wait. Yes, human capital formation as a concept is better explained in the terms of a process which enables individuals of a country to accumulate more capital. That is incorrect. Second है the increase in knowledge, skill levels and capacities of the people of the country. That is correct. The accumulation of tangible wealth. Tangible wealth यानी कि जिसको मैं देख सकता हूं, गाड़ी, घर, पैसा, ये सब टेंजिबल वेल्थ है जिसको मैं देख सकता हूं। तो क्या जब ये बढ़ेगा तो क्या ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब इनटेंजिबल वेल्थ बढ़ेगी, यानी कि इनटेंजिबल वेल्थ में क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, स्किल हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपर्टीज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा ह्यूमन कैपिटल और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट मीन्स किसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 and 4, इट इज ऑप्शन सी। यस, नेक्स्ट है डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, मतलब एक हाई सेविंग इकोनॉमी है, कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कैपिटल, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू। दैट मीन्स कि भले ही मेरी इकोनॉमी में सेविंग है, हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा सेविंग कर रही है, लेकिन फिर भी मैं जितना ज्यादा कैपिटल डाल रहा हूं उतना ज्यादा आउटपुट नहीं आ रहा है। यानी कि जितना मैं पैसा डाला है मेरे बिजनेस में उतना मेरे पास प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि वीक एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी हो रही है, इलिटरेसी से हो रहा है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी से हो रहा है, या फिर हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो से हो रहा है। दैट मीन्स कि जितना ज्यादा कैपिटल डाला जा रहा है उतना कम आउटपुट हो रहा है। दोनों के बीच में जो गैप है, जो रेशियो है, वो बहुत ज्यादा है। सो दैट इज नोन एज हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सिक्योरिटीज को मैनेज करता है। सेकेंड है दैट ट्रेजरी बिल्स आर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इश्यूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दैट इज राइट, कि जो ट्रेजरी बिल्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इश्यू करती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं इश्यू करती है। थर्ड है द ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इश्यूड एट डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। यस, दैट इज राइट। तो यहां पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 2 and 3। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो एमएसपी डिसाइड करती है, इसमें से किसके लिए वो एमएसपी डिसाइड करती है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है बैरली, फिंगर मिलेट, ग्राउंडनट एंड सीसम। तो आ जाएगा 2, 4, 5, 6। दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। Next, with reference to the governance of public sector banking in India, consider the following statement. First है the capital infusion into public sector banks by the government of India has steadily increased in the last decade. यानी कि पिछले 10 साल में ग्राफ ऐसे जा रहा है गवर्नमेंट की फंडिंग का। दैट इज इनकरेक्ट, कि ऐसा कुछ तरीके से सरकार ने फंडिंग नहीं किया। सरकार टाइमली फंडिंग करती है बट स्टेडिली, कि हर बार बढ़ता ही जा रहा है हर साल, ऐसा नहीं कभी फंडिंग किया है। बट सेकेंड है टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर, कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ऑर्डर में रखने के लिए द मर्जर बताया गया है ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद द प्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड। दैट इज राइट। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2 ओनली।
यस, यहाँ पे है दैट विच ऑफ द अबाउ आइटम्स इज और आर एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी, कि जीएसटी टैक्स में से इसमें से कौन कौन से आइटम्स जो है वो एग्जेम्प्टेड है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है चिकन एग्स कुक, राइट, एंड यस, हाँ, एंड फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड। तो ये दो आ जाते हैं, 2 and 3, दैट इज ऑप्शन बी is the correct answer, right? So this is it from today's video. In the coming video we'll be covering more such kind of previous year questions. Till then, stay safe and study well. Thank you.